नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर हम आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमारे लास्ट वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे थे, मानवीय अधिवासों की चर्चा कर रहे थे। मानव के द्वारा जो आवास निर्मित किए गए हैं, उनका जो विविधता रूपी स्वरूप था, उसकी हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में चर्चा की थी। आज का जो हमारा नया वीडियो है वो मानव के क्रियाकलापों से संबंधित है, मनुष्य के व्यवसायों से संबंधित है। और इकाई 4 का ये पहला चैप्टर है। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मानव ये धरातल पर जब मानव रहता है तो वो स्थिर अवस्था में नहीं रहता। आपने हमारे विषय के प्रारंभिक परिचय वाला जो स्वरूप था उसमें देखा था। इसी सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। उसमें कहा था, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। यहाँ मेन जो शब्द आपको पकड़ना है वो क्रियाशील मानव पकड़ना है। यानी मनुष्य स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, उसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और मानव के द्वारा ये जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं से क्रियाकलापों की स्थिति उभरकर सामने आती है। उन क्रियाओं को ही व्यवसायों के रूप में जाना जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहने वाला है, मानव के व्यवसाय और उसके मुख्य प्रकार जो हैं, उनके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ें, इससे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। देखिए, इस पृथ्वी तल पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव है। और इस मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके विविधता रूपी स्वरूप का निर्माण किया है। सांस्कृतिक स्वरूपों का जो वर्तमान परिदृश्य हमें देखने को मिलता है, वो मानव की इस क्रियागत संरचना का ही परिणाम होता है। मानव एक क्रियाशील प्राणी होता है। इसी के कारण उसको जैसी आवश्यकताएं महसूस होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। और ऐसी क्रियाएं करके वो अपनी आर्थिक वृद्धि करता है। तो मानव के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी क्रियाकलाप जिनके माध्यम से उसकी आर्थिक वृद्धि होती है, उनको आर्थिक क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। बहुत सिंपल शब्दों में यदि हम समझें तो मानव के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सभी कार्य जिससे उसे पूंजी की प्राप्ति होती है, उसके आय के स्तर में वृद्धि होती है, उन सभी प्रक्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। अब आर्थिक क्रियाओं का ये जो स्वरूप हमें संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है, उसमें प्रादेशिक आधार पर असमानताएं पाई जाती हैं। संपूर्ण विश्व में एक समान आर्थिक क्रियाओं का मिलना बहुत ही दुष्कर कार्य है। आर्थिक क्रियाओं पर बहुत सारी चीजों का नियंत्रण होता है। और इस विविधता रूपी नियंत्रण की जो स्थिति होती है, उसी के कारण विश्व में मिलने वाली आर्थिक क्रियाएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। संबंधित क्षेत्र में मिलने वाली भौतिक या भौगोलिक दशाएं, वहां मिलने वाली सांस्कृतिक वातावरण की स्थिति, जनसंख्या का स्वरूप, आर्थिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं, ये सारी ऐसी दशाएं होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। मनुष्य जब अपनी आदिम अवस्था में था तो उसे तकनीक का ज्ञान नहीं था, उसके पास कुशलता नहीं थी, वो स्वार्थी नहीं था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था जीवन यापन करना, भरण पोषण करना। लेकिन जैसे जैसे मानव विकास की ओर उन्मुख हुआ, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में तकनीक का प्रभाव पड़ने लगा। कुशलता उसके अंदर आ गई, धीरे धीरे अनुभव उसके अंदर शामिल हो गया। प्रौद्योगिकी ने अपना प्रभुत्व दिखाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसे प्रारूप के अंदर मानव का जो निस्वार्थ भाव का स्वरूप था वो भी धीरे धीरे बदलता गया।
अपनी प्राचीन कालीन अवस्था में मानव प्रकृति को पूजता था, प्रकृति को माता के समान मानता था। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान और कुशलता आई, मनुष्य के द्वारा प्रकृति के इस प्रकार से जो पूजने का स्वरूप था उसमें भी निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया आती गई। प्राचीन काल में मनुष्य वनों में निवास करता था। उसकी जीवन यापन की प्रक्रियाएं जंगलों से ही संबंधित थी। जंगलों में मिलने वाले कंदमूल फलों को खाने के लिए प्रयोग करता था, उनका एकत्रीकरण करता था, उसी से अपनी विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता था। आखेट और शिकार करता था, लकड़ी काटने का कार्य करता था। जैसे जैसे मानव के स्वरूप में विकास हुआ, वो धीरे धीरे पशुओं को पालतू बनाने लगा और वहीं से भूगोल की प्रारंभिक स्थिति जो देखें कि आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में पशुचारण के रूप में उभर कर सामने आई। उपजाऊ मैदानी भागों में उसने धीरे धीरे खेती करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से प्राथमिक क्रियाओं की उत्पत्ति हो गई। उसने अपने आसपास भरे हुए जल को देखा, जल में मिलने वाले जीवों को देखा और उन जीवों का उपयोग करने के बारे में वो सोचने लग गया। वहीं से मत्स्य पालन की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। अपने आसपास भूगर्भ के अंदर उसने बहुत सारे संसाधनों को देखा जो मानवीय उपयोग में नहीं थे, लेकिन मनुष्य ने उनका उपयोग करने की सोची और वहीं से खनन की प्रक्रिया का उद्भव हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी ज्ञान और कुशलता बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं थी उनके स्वरूप में भी निरंतर बदलाव की स्थिति आती गई और बदलाव की इस प्रक्रिया के कारण ही मानव के व्यवसायों में वर्तमान संदर्भ में विविधता हमें देखने को मिलती है। जितनी अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनती गई उतनी अधिक मात्रा में ही अलग अलग प्रकार के उद्योगों का स्वरूप हमारे सामने निकल कर आने लगा। ऐसे में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योगों का आविर्भाव हुआ, परिवहन और व्यापार जैसी क्रियाओं की क्रियान्विति हुई और मानवीय आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। तो मानव के द्वारा अपने जीवन यापन के लिए की जाने वाली ऐसी आर्थिक क्रियाओं को ही वर्तमान में हम व्यवसायों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ दो मेन डेफिनेशन या परिभाषाएं निकल के आई जिनमें आपको ध्यान देना है, जिन पर पहली चीज तो ये कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और दूसरी चीज ये कि व्यवसाय किसे कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है या फिर व्यवसाय किसे कहा जाता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है आर्थिक क्रियाएं व्यवसायों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो मानव के द्वारा की जाने वाली ऐसी सभी क्रियाएं जो आर्थिक वृद्धि में सहायक होती हैं उनको तो आर्थिक क्रिया कहा जाता है और जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं और व्यवसाय का जो शाब्दिक अंतर है वो स्पष्ट हो चुका है, आप कंप्लीट रूप से समझ गए होंगे। अब देखिए, मानव की जो व्यवसाय हैं वो मानव की उत्पत्ति से लेकर यदि वर्तमान काल तक हम देखें तो उनमें कालिक आधार पर विषमताएं देखने को मिलती हैं, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी कि प्रारंभिक काल में मनुष्य केवल भोजन की आपूर्ति, अपनी उदर आपूर्ति के लिए ही कार्य करता था और उसका मेन काम सिर्फ ये था कि जानवर जो होते थे जंगलों में जो हमें देखने को मिलते थे उनका आखेट और शिकार करके सिर्फ अपने भोजन की आपूर्ति हो जाए। तो प्रारंभिक काल में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं सीमित थी। धीरे धीरे वो घूमने लगा, आखेट और शिकार की प्रक्रिया के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा और जैसे उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ किया उसके सामने नए नए अवसरों की स्थिति उत्पन्न होती गई। प्रारंभ में मनुष्य के सामने भोजन की आपूर्ति करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि उस समय केवल वो आखेट और शिकार पर ही डिपेंड करता था और आखेट और शिकार के लिए उसे कितनी दूरी तक भागना पड़ेगा या जाना पड़ेगा इसके संदर्भ में कोई निश्चित स्थिति देखने को नहीं मिलती। कालांतर में मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ, वो धीरे धीरे पशुओं को पालतू बनाने लगा
और ऐसी आपातकालीन स्थिति में जब उसे भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उस दौरान उन पालतू पशुओं का यूं भोजन के लिए प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे मनुष्य ने एक साथ में रहना प्रारंभ कर दिया, वो एक समूह बनाकर रहने लगा और आखेट और शिकार की प्रक्रिया को भी सामूहिक रूप से करने लगा। ऐसी स्थिति में उसने पशुओं को पालतू बनाना ज़्यादा प्रारंभ किया और पशुओं की भोजन की आपूर्ति हेतु उनको घास के क्षेत्रों या चारे के क्षेत्रों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लाना और ले जाना प्रारंभ कर दिया। और मानव के द्वारा पशुओं को इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी की तलाश में लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया रही, वो ऋतु प्रवास के नाम से जानेगी, मौसमी प्रवास के नाम से जानेगी। और यहीं से मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और पशुओं से खान पान के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्राप्ति भी मानव को हुई। ऐसी प्रक्रिया ने ही कालांतर में कृषि की प्रक्रिया को जन्म दिया। पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति जब नहीं हो पाई तो ऐसी स्थिति में मानव का ध्यान कृषि की ओर गया और उसने धीरे धीरे कृषि करना सीखा। कृषि करने की ये जो प्रक्रिया रही, हालांकि अनायास ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन पशुओं को चारे की प्राप्ति ने इस कृषि की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। अपने प्रारंभिक चरण में कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में, ऐसी पिछड़ी अवस्था वाली कृषि को आदिम कृषि कहा गया। वर्तमान संदर्भ में ऐसी आदिम कृषि का संबंध स्थानांतरणशील कृषि के रूप में जाना जाता है, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और विश्व के अलग अलग भागों में इस कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें मिल्पा है, लदांग है, चेना है, वालरा है। ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो स्थानांतरणशील कृषि के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मानव के द्वारा प्रारंभिक काल में स्थानांतरणशील कृषि की जाने लगी। अब जब कृषि की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो पहले अस्थायी रूप में रहता था, उसने अपने आवासों को भी स्थायित्व प्रदान कर दिया। वो एक ही स्थान पर बस्तियां बनाकर रहने लग गया और उसने बस्तियों का जो निर्माण किया वो ऐसे स्थानों पर किया जहां पर उसको अधिकांश आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती थी। परिणाम स्वरूप नदियों के जो उपजाऊ मैदानी भाग थे, मनुष्य उन क्षेत्रों में स्थायित्व रूप में या स्थायी रूप से रहने लग गया और नदी घाटियों में प्राचीन कालीन सभ्यताओं का विकास हुआ। ऐसी सभ्यताओं में आप सिंधु घाटी सभ्यता को समझ सकते हैं, दजला फरात की सभ्यता को समझ सकते हैं, मिस्र की सभ्यता को समझ सकते हैं, हांगो नदी घाटी की सभ्यता को समझ सकते हैं। तो प्राचीन कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी वो नदी घाटियों के बीच में विकसित हुई। इसका सबसे बड़ा कारण यही था पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, उपजाऊ मैदानी भाग और कृषि करने के लिए जो आदर्श दशाएं इनमें विद्यमान थी, उसी के परिणाम स्वरूप इन प्राचीन कालीन सभ्यताओं का विकास हुआ। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो आर्थिक क्रियाओं की स्थिति हमें देखने को मिलती है वो समान नहीं है। उसमें कालिक आधार पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं और परिवर्तनों की जो स्थिति है वो आर्थिक विकास के स्वरूप को भी दर्शाती है। पुनर्जागरण काल के दौरान मानव के द्वारा नई नई खोजें की गई, तकनीक के साधनों का विकास हुआ और जैसे नवीन चीजों का खोज हुई और तकनीकी साधनों का विकास और वहीं से आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने भी गति करना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे आधुनिक काल के दौरान मनुष्य ने जीवाश्म ईंधन का खोज कर दिया, जिसको आज हम पेट्रोलियम के रूप में जानते हैं, खनिज तेल के रूप में जानते हैं। और जैसे ही पेट्रोलियम और खनिज तेल की खोज हुई, मानवीय आर्थिक क्रियाओं में एक क्रांति सी आ गई। व्यापार और वाणिज्य का प्रारूप बढ़ने लगा, नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई, लोगों के द्वारा प्राथमिक क्रियाकलापों से द्वितीयक और सेवा क्षेत्रों की ओर उनका रुझान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगा और इस प्रकार मानवीय व्यवसायों का जो स्वरूप था, जो लंबे समय तक स्थिर सा प्रतीत हो रहा था, उसमें अनायास ही तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया हमें देखने को मिली।
मानव के द्वारा ये जो आर्थिक क्रियाएं की गई हैं, उनका यदि हम प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के संदर्भ में अध्ययन करें तो निश्चित सी स्थिति है, कालिक आधार पर उनमें विषमताएं देखने को मिलती हैं और इन विषमताओं का अध्ययन करने के लिए मानवीय व्यवसायों की प्रकृति को या मानव के आर्थिक क्रियाकलापों की स्थिति को अलग अलग समय अवधियों में बांटा जा सकता है। इन सभी अलग अलग समय अवधियों की हम चर्चा हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।